नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अभी आप जानते हैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम है। ईपीएफओ के एग्ज़ाम में फैक्ट्रीज एक्ट से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये एक क्विक रिवीजन वीडियो है फैक्ट्रीज एक्ट के लिए, और मेरे को लगता है जो मैंने इसमें बनाया है उससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ आ सकता है तो आप पूरा फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं रिवीजन करना तो रिवीजन आप कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक भी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ मैं फैक्ट्रीज एक्ट से, और इस स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन 1881। ये सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन है कि पहला जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1881 में पास किया गया था। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 28 अगस्त 1948। ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछी जा सकती है। विच केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949। ये डेट भी इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है 28 अगस्त 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पास किया, और ये केम इनटू फोर्स आया 1 अप्रैल 1949 को। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी, वाई इट वाज नीडेड। तो कुछ कारण थे वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझने से पहले थोड़ा सा आपकी जो एक भूमिका बनाई जाए। तो पहली थी पुअर वर्किंग कंडीशन। जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की वो अच्छी नहीं थी पहले। वर्किंग आवर्स वाज नॉट फिक्स्ड। काम करने के जो घंटे थे वो फिक्स नहीं थे। हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़ थे। नो सिस्टम ऑफ फिक्स्ड वेज पेमेंट, नो ओवर टाइम, नो वेलफेयर फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि जिनके जिनके होने के कारण से फैक्ट्रीज एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, 120 सेक्शंस हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। तो ये सिर्फ आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि इस वाले चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है और इस वाले सेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। पूरे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी। किसी भी एक्ट में पहला चैप्टर जो है ये लगभग यही होता है। तो इससे सिर्फ कुछ डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा चैप्टर है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है फैक्ट्रीज एक्ट के कौन सा चैप्टर है। हेल्थ कौन सा चैप्टर है ये भी पूछा जा सकता है। सेफ्टी कौन सा चैप्टर है। वेलफेयर, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। ये सातों चैप्टर जो हैं पहले को अगर आप छोड़ दें पूछे जा सकते हैं कि वेलफेयर जो है फैक्ट्रीज एक्ट का कौन सा चैप्टर है। तो इसको आपको याद करना है। जैसे पहला चैप्टर तो आपको छोड़ देना है प्रिलिमिनरी, वहाँ से कुछ डेफिनेशंस आएंगी। लेकिन आप याद कर सकते हैं कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है वो दूसरा चैप्टर है, फिर हेल्थ है और फिर सेफ्टी है। तो दूसरा तीसरा चौथा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कहीं भी फैक्ट्री लगेगी तो एक इंस्पेक्टिंग स्टाफ जाएगा तो वो जाके क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि वहाँ पे हेल्थ, जो वर्कर्स की हेल्थ को जो है मेंटेन करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। जैसे सफाई है नहीं है, पीने का पानी है या नहीं है, स्पेस अच्छा है या नहीं है, और वॉशरूम्स वगैरह है या नहीं है, रेस्ट रूम्स वगैरह है या नहीं है। तो ये सब जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यह आपको याद करना है कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो है पहले जाके हेल्थ चेक करेगा, उसके बाद वो जाके क्या चेक करेगा कि सेफ्टी, कि जो वर्कर जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। तो पहले हेल्थ और फिर सेफ्टी। उसके बाद जो ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 है इसको भी आप याद कर सकते हैं एक छोटे से लेटर WHY से। W मतलब वेलफेयर, H मतलब आवर्स और Y मतलब यंग। तो वेलफेयर, आवर्स मतलब वर्किंग ऑफ एडल्ट्स और यंग मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस। तो ये 1 से लेकर 7 चैप्टर आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 10 जो है, 8वां जो है एनुअल लीव विद वेजेस स्पेशल प्रोविजन 9वां है, और पेनल्टी एंड प्रोसीजर 10वां और सप्लीमेंट 11वां है। तो चैप्टर नंबर 10 आपसे पूछ सकता है वो कि पेनल्टी एंड प्रोसीजर जो है फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सा चैप्टर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि
इन चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, लेकिन अगर जिसको लगता है भाई आ सकता है तो पूरा जो है पढ़ सकता है। लेकिन जो इस विचार के हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, नहीं तो पूरा करने का टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में है अडल्ट। अडल्ट की क्या डेफिनेशन दी गई है फैक्ट्रीज एक्ट में? अडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18th ईयर ऑफ एज, जो 18 साल का हो गया है वो अडल्ट है। उसके बाद आता है एडोलोसेंट। एडोलोसेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 15th ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर, मतलब जिसने 15 साल की एज जो है उसकी हो गई है और 18 साल का हुआ नहीं है, वो एडोलोसेंट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की डेफिनेशन के हिसाब से। आगे बढ़ता है चाइल्ड। चाइल्ड की क्या डेफिनेशन दी गई है? चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर्स ऑफ एज, 15 साल जिसने पूरे नहीं किए हैं, 14 साल 364 दिन वाला भी चाइल्ड माना जाएगा। जिसने 15 साल पूरे कर लिए हैं वो आपका एडोलसेंट बन जाएगा। तो चाइल्ड की डेफिनेशन आप समझ गए, 15 साल से नीचे वाले सभी चाइल्ड है। यंग पर्सन कौन है? डेफिनेशन के हिसाब से यंग पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज आइदर ए चाइल्ड और एन एडोलसेंट, या तो वो चाइल्ड है या वो एडोलसेंट है, वो यंग पर्सन माना जाएगा। उसके अलावा वर्कर्स की डेफिनेशन। वर्कर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो वर्कर की डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो वर्कर मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। डेफिनेशन इसकी सभी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन मैंने आपको उसका करेक्ट लिखा है यहाँ पे कि मतलब क्या है। वर्कर वो है जो डायरेक्टली अपॉइंट किया गया है या किसी एजेंसी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल होते हैं, और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उसके बारे में जानकारी हो या ना हो, वो आदमी वर्कर माना जाएगा। उसके अलावा फैक्ट्री की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो वैसे तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन छोटा सा करके मैंने लिखा हुआ है, मेन आपको बता देता हूँ। फैक्ट्री वो है जहाँ पे 10 और ज़्यादा वर्कर, 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या काम किया था उन्होंने पिछले 12 महीने में कभी भी, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड विद द एड ऑफ पावर। 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो कि पावर का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम कर रहे हैं, चाहे अभी किया हो या 12 महीने के अंदर कभी भी किया हो, वो जो है फैक्ट्री मानी जाएगी। और अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हो, आज काम कर रहे हो या पिछले 12 महीने में कभी भी किया हो, विदाउट द एड ऑफ पावर, वो भी फैक्ट्री मानी जाएगी। विद द पावर के साथ 10 हो या 10 से ज़्यादा हो, विदाउट द पावर 20 या 20 से ज़्यादा हो, तो वो जो है वो जगह फैक्ट्री मानी जाएगी। तो इसके अलावा बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर। मैंने आपको बताया था सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बताऊंगा ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना लगे, सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है ये। तो सेक्शन 8 जो है इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसमें बताया गया है इंस्पेक्टर्स के बारे में कि इंस्पेक्टर जो है नियुक्त किए जाएंगे। इंस्पेक्टर्स को कौन नियुक्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इंस्पेक्टर्स के अलावा स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर, जॉइंट इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर कुछ भी कर सकते हैं नियुक्त, कितने भी कर सकती है, ये सब करेगी स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 9 है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इंस्पेक्टर्स की पावर्स क्या होगी? जैसे कि भाई कोई भी फैक्ट्री है, इंस्पेक्टर जा सकता है, चेक कर सकता है, कोई चीज़ ऐसी लगता है उसको ठीक नहीं है, उसको जब्त कर सकता है, तो ये इंस्पेक्टर की पावर है। फिर है सर्टिफाइंग सर्जन्स, सेक्शन 10 कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सर्टिफाइंग सर्जन जो है, एक्सपर्ट मेडिकल जो है प्रैक्टिशनर है, उनको जो है सर्टिफाइंग सर्जन्स के रूप में नियुक्त कर सकती है स्टेट, कितनी भी कर सकती है। तो ये सब स्टेट की पावर है। उसके बाद आता है सेक्शन 11 क्लीनलीनेस, सफाई होनी चाहिए। तो सफाई के लिए ये सेक्शन आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्लीनलीनेस का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 11 है। उसके बाद है सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर, कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने के पानी की जो है शुद्ध पीने के पानी की जो है सुविधा होनी चाहिए फैक्ट्री में। और अगर वहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, मोर देन 250 वर्कर्स आर वर्किंग, तो वहाँ पे कूल ड्रिंकिंग वाटर, ठंडे पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 27 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। जहाँ पे कॉटन ओपनर्स जो है चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वीमन और बच्चों को जो है काम नहीं दिया जाएगा। बच्चे जब जहाँ पे भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द, वो 15 से 18 के बीच वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं,
क्योंकि 14 से नीचे वालों को तो काम देना ही नहीं है। तो कॉटन ओपनर्स के पास जो है काम जो है नहीं दे सकते। इसका कारण क्या है, ये देखिए कॉटन ओपनर्स की एक मशीन मैंने आपको दिखाई है। ऐसी कुछ मशीन होती है यहाँ जो है अनसेफ होता है वुमेंस के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि वुमेंस जैसे ऐसा माना जाता है कि लंबे बाल रखती है और खुले बाल होते हैं, थोड़ा अनसेफ होता है उनके लिए। और आप किसी वुमन को ऐसे कंपेल भी नहीं कर सकते कि वो अपने बाल कटवा लें। और बच्चे जो है उनको माना जाता है थोड़े से जो है लापरवाह होते हैं, तो चोट उनको लग सकती है, इसलिए ऐसी जगह पे जो है बच्चों और महिलाओं को काम नहीं करवाना है। उसके बाद है सेक्शन 24 एक्सेसिव वेट्स। ऐसा नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में कोई वर्कर आ गया, आपने सारे उसके जो है मापदंड कर लिए, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि उसको कितना काम देना है, कि आपको उसको कितना वेट उठवाना है। बच्चे से आप 50 किलो वजन उठवा रहे हो, महिला से आप 100 किलो वजन उठवा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो वेट्स की भी लिमिट दी गई है। लिमिट अगर आपको जाननी है तो आप सेक्शन जो पूरा जो है पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन आप ये जानना जरूरी है आपके लिए कि एक्सेसिव वेट्स जो है उसके लिए भी प्रावधान है कि बहुत ज़्यादा वेट आप नहीं उठवा सकते। सेक्शन 35 है प्रोटेक्शन ऑफ आइस। अगर आँखों को हानि पहुंच सकती है जो काम कर रहे हैं वर्कर, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ आइज भी आप जो है एम्प्लॉयर को ही उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, उसको फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि उसकी आंखें जो हैं उसको कोई हानि ना पहुँचे। सेक्शन 40B ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेफ्टी ऑफिसर जो है नियुक्त करेगी उस फैक्ट्री में। सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, एम्प्लॉयर करेगा नियुक्त, सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करेगा। जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर जो है होना चाहिए। कोई एक आदमी सेफ्टी ऑफिसर जो है नियुक्त करना पड़ेगा फैक्ट्री ओनर को। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 41D पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। अभी तक सारी पावर जो है मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट की बताई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है सेक्शन 41D के तहत कि वो इंक्वायरी कमेटी बिठा सकती है। सेक्शन 45 फर्स्ट एड अप्लायंसेज। फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स 1 फॉर एवरी 150 पर्सनस। 150 आदमियों के ऊपर एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए। और अगर फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वर्कर, तो एक एम्बुलेंस की सुविधा भी वहाँ होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 46 कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ पर भी 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कैंटीन की सुविधा देनी पड़ेगी। फिर है सेक्शन 47 शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। जहाँ पे भी 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम की जो है सुविधा देनी पड़ेगी। सेक्शन 48 कहता है क्रैचेज। जहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है, तो उनके बच्चों के लिए, 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपको क्रैचेज की सुविधा देनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं शिशु गृह। यह आपको एक शिशु गृह का मैंने आपको इमेज बना एक लगाई यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हर फैक्ट्री आपको इसी टाइप का इतना शानदार शिशु गृह बना के देगी, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर्स। 500 से ज़्यादा जहां वर्कर काम कर रहे हैं, 500 या 500 से ज़्यादा, वहां पर वेलफेयर अफेयर ऑफिसर जो है वहां पे होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है वेलफेयर का। सेक्शन 51 वीकली आवर्स, कि एक हफ्ते में आदमी कितने दिन काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, ये इसमें डिफाइन किया गया है। सेक्शन 54 जो कि दिन में एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है, 9 घंटे काम कर सकता है। बच्चा अगर चाइल्ड है, मतलब 15 साल से 18 के बीच में, वो कितना काम कर सकता है, ये इसमें डिफाइन है। इंटरवल्स ऑफ रेस्ट, कि कितने घंटे बाद रेस्ट लेगा वो, ये इसमें डिफाइन है सेक्शन 55 में। सेक्शन 57 नाइट शिफ्ट्स, रात्रि जो शिफ्ट होती हैं उसके लिए ये सेक्शन है, जिसमें कि जैसे कि महिलाएं काम नहीं करेंगी, बच्चे काम नहीं करेंगे, तो इसमें ऐसे प्रावधान जो है दिए गए हैं। सेक्शन 58 प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। ये क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट होता है मतलब एक के बाद दूसरी शिफ्ट। ऐसा नहीं एक शिफ्ट आपकी खत्म हुई लेकिन आपकी जो दूसरी शिफ्ट लगा दी, तो ये आप नहीं कर सकते, इसके लिए भी मनाही है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन मतलब कि 15 से 18, यंग चिल्ड्रन हो गया आपका 14 से नीचे वाले, तो उनको तो आप एम्प्लॉयमेंट जो है दे ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री के अंदर, सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग। फिर अगर आपके पास वो वर्कर हैं जो 15 से और 18 के बीच के हैं, तो उनके लिए सेक्शन 68 है नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन्स। सेक्शन 69 है सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास नॉन एडल्ट वर्कर्स हैं, चिल्ड्रन नहीं है लेकिन एडोलसेंट है,
तो आप जो है उनको जो है काम करने से पहले उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होना चाहिए, जो करीब करीब 1 साल की, जो उसको 1 साल तक की फिटनेस जो उसके पास होनी चाहिए। सेक्शन 71 वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। वर्किंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब जो कि 15 से 18 के बीच में हैं, उनके लिए वर्किंग आवर जैसे कि उनको आप 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, रात में काम नहीं करवा सकते। तो ऐसे प्रावधान इसमें हैं। तो ये सभी वो सेक्शंस थे जो इम्पोर्टेंट थे मेरी नज़र में। मैंने सभी के सभी आपको एक वीडियो में जो है समराइज़ करके बना के दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता देगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। अभी मैं आपको EPFO के रिगार्डिंग 1-2 और ऐसी शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा, तो मेरे चैनल को जो आप लगातार जो है फॉलो करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।